हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वन स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपके सामने सैम्पल पेपर 3 लेके आ रखा हूँ, क्लास 12th बायोलॉजी। और इस पेपर में हम लोग सेक्शन ए डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू और एसर्शन रीजन क्वेश्चन। ये जो सीरीज़ चल रही है ये सैम्पल पेपर की चल रही है, जिसमें थर्ड आज का वीडियो जो है वो थर्ड वीडियो है और थर्ड सैम्पल पेपर है। और अभी तक आपने फर्स्ट सैम्पल पेपर और सेकंड सैम्पल पेपर की अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट सैम्पल पेपर और सेकंड के लिंक दिया हुआ है, आप उस पर टिक करके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। और इस चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले जो नोटिफिकेशन है और जो कंटेंट है वो आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा। ओके, तो देखते हैं इस सैम्पल पेपर को हम डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करके सीधे सीधे हम सेक्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है इसमें और उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द ब्लैंक स्पेस ए बी सी एंड डी इन द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये जो स्पेस दे रखा है ए बी सी और डी, इनमें क्या आ सकता है, इन 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है और इसी को आपको टिक करना है यहाँ पे। ठीक है, राइट आंसर को सेलेक्ट करना है। सो देखिए, टाइप माइक्रोब्स का टाइप कौन सा दे रखा है, पहला है टाइप ऑफ माइक्रोब, दूसरा है साइंटिफिक नेम और देन है प्रोडक्ट्स एंड फाइनली मेडिकल एप्लीकेशन। ओके, सो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे फंगस। फंगस जिसका साइंटिफिक नेम आपको बताना है, साइक्लोस्पोरिन ए उसका प्रोडक्ट है और उसका काम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे सी, यहाँ पे आपको बताना है मोनस्कस परप्यूरियस, ये आपको साइंटिफिक नेम है उसका, स्टैटिन और फाइनली यहाँ पे मेडिकल एप्लीकेशन। अब इन चारों में से यहाँ पे ए क्या होगा, ए में यहाँ पे दे रखा है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पेनिसिलियम नोटेटम और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो ए होगा बेटा वो है फंगस। ठीक है, और फंगस कौन सा है, जिससे हम साइक्लोस्पोरिन ए ऑब्टेन करते हैं। सो जिससे हम साइक्लोस्पोरिन ए ऑब्टेन करते हैं वो होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, तो पहले तो ए हमें मिल जाएगा, कौन सा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, ये है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अब इसमें भी है, इसमें भी है आपका, तो ए और बी में से ही दोनों कोई हो सकता है, ये नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए में पेनिसिलियम नोटेटम दिया है, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस है और इससे हम लोग पेनिसिलिन निकालते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा दे रखा है, साइक्लोस्पोरिन ए दे रखा है। साइक्लोस्पोरिन ए, उसका मेडिकल एप्लीकेशन क्या होता है, देखो मेडिकल एप्लीकेशन क्या होता है, जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। तो जब हम किसी के बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, कोई ऑर्गन को हम लोग उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस पेशेंट की बॉडी को हम लोग क्या देते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं, जिससे कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाए, सप्रेस हो जाए। ठीक है, तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कौन है, साइक्लोस्पोरिन ए है। तो अब देख लीजिए, जहाँ पे बी में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लिखा है वो करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, बी में यहाँ पे लिखा है एज एन द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, और यहाँ पे भी लिखा है एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, लेकिन यहाँ पे ए मैच नहीं कर रहा है। तो सीधे सीधे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखना ही नहीं है, बाकी आपको यहीं पे आपके ऑप्शन मिल गए हैं। यहाँ पे देखा बी लोवरिंग ऑफ द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये नहीं होता लोवरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, वो कौन सा होता है, वो स्टैटिन होता है, ये जो ब्लड में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, लो करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर। तो आपका देखिए, ऐसे एलिमिनेशन मेथड से ना आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें राइट आंसर आपको मिल जाएगा। जहाँ पे आपको ए मैच हो गया, ए में 2 जगह पे है, तो आप बी को देखिए, बी आपका कहाँ पे मैच हो रहा है, बी आपका यहाँ पे मैच हो रहा है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, तो यहीं पे दिया, तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्लियर। और मैं बाकी भी बता दूँ आपको, सी, यहाँ पे जो सी दे रखा है, सी में क्या होगा, माइक्रोब कौन सा होगा, और जो साइंटिफिक नेम है इसका वो है मोनस्कस परप्यूरियस, प्रोडक्ट जो है वो है स्टैटिन और मेडिकल एप्लीकेशन जो है वो है डी। ठीक है, अब डी में यहाँ पे क्या आएगा और सी में क्या आएगा। ठीक है, स्टैटिन जो है, स्टैटिन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम लोग, एक ही मोनस्कस परप्यूरियस से। और मोनस्कस परप्यूरियस क्या है, एक यीस्ट है। ठीक है, एक फंगस है वो भी, और इसका काम क्या होता है, ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, लो करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, when a natural predator living organism is applied on the other pathogen organism to control them, this process is called। देखिए, एक नेचुरल प्रीडेटर जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इज अप्लाइड ऑन द अदर पैथोजन ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल देम। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, यहाँ पे उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है नेचुरली। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे, आर्टिफिशियल कंट्रोल बोलेंगे, या फिर कन्फ्यूजन टेक्निक बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये एक लिविंग थिंग की बात हो रही है, तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका हम बोलेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट ऑन द बेसिस ऑफ। मेंडल ने जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स जो दिया था वो किसकी, कौन सा एक्सपेरिमेंट से दिया था आपने, आप एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, प्रोसेस कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। देखो, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट जो है ना बेटा, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट जो है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहा है। जो फर्स्ट लॉ है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। सेकंड लॉ जो है मेंडल का वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ प्योरिटी की बात कर रहे हैं वो सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये मेंडल ने जो दिया था ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा इसका। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके, फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी। देखो,
स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बस ये माइंड में रखना क्योंकि इसके हिसाब से ही आप आंसर दोगे। ओके, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक वो देखा है, डायग्राम देखा है, ये एनसीईआरटी में ही डायग्राम है। यहाँ पे ये डीएनए के बैंड्स हैं। ठीक है, स्मॉल बैंड्स हैं, ये फिर लार्ज बैंड्स हैं। यहाँ पे वेल्स दे रखे हैं 2, 3, 4 और 1 भी देखा है। यहाँ पे डीएनए की एक स्ट्रैंड यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, बाकी ये स्ट्रैंड भी दे रखे हैं। ओके, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है मल्टीपल, पहले देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। इट इज sorry, it represent a typical agarose gel electrophoresis in which the lane first contain the undigested DNA। जो लेन फर्स्ट है ये वाली, वो क्या करता है, अनडाइजेस्टेड पीस ऑफ डीएनए को कंटेन करता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि बाकी जो है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है इसमें जो बैंड्स आते हैं वो डाइजेस्टेड बैंड्स आते हैं, जो सस्पेक्ट के हम लोग मैच करते हैं ना, वो बैंड आते हैं इसमें। ठीक है, क्रोमोजोम के जिस क्रोमोजोम नंबर जो भी हमने लिया होगा उसके बैंड्स इसमें आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड्स आर फॉर्म्ड एट ए एंड लार्जेस्ट बैंड एंड बैंड्स आर फॉर्म्ड एट बी। ठीक है, तो ये बी एंड दे रखा है, ये ए एंड दे रखा है। तो ये कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट बैंड है वो कहाँ पे जाते हैं, वो ए साइड पे जाते हैं, मतलब यहाँ पे रहते हैं, कहने का मतलब है। और जो लार्जेस्ट बैंड है वो कहाँ पे रहते हैं, वो बी रीजन पे रहते हैं। तो ये टोटली रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। क्यों रॉन्ग है बेटे, जब ध्यान रखना है इसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जब हम डीएनए के जो स्मॉल पीसेस हैं, जब हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं ना डीएनए के, इसमें किससे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हम इसके पीसेस करते हैं, तो इन पीसेस को हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं इन वेल्स में। तो जो लार्ज पीसेस हैं वो क्या होते हैं, वो स्लो मूव करते हैं, वो ए रीजन को ही होंगे। ठीक है, और जो स्मॉल पीसेस है वो बी रीजन को मूव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डीएनए जो चार्ज रखता है कौन सा रखता है, नेगेटिव चार्ज रखता है ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप। ओके, डीएनए में जो चार्ज होता है कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्लेट है, इलेक्ट्रिकल जो प्लेट है, इसके अंदर हमने जो जेल रखा हुआ है वो एगारोस जेल रखा हुआ है। इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इसमें जो हम ट्रांसफर करते हैं, जो बी रीजन है इसमें हम लोग कौन सा रखेंगे, पॉजिटिव एंड रखेंगे। और जो ए रीजन है यहाँ पे इसमें हम नेगेटिव एंड रखते हैं। तो जब हम नेगेटिव एंड से इसको पुट कर रहे हैं, डीएनए के पीसेस को पुट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये कौन सी डायरेक्शन को अट्रैक्ट करेगा, ए डायरेक्शन को मूव करेंगे, ये अट्रैक्शन होगा नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो डीएनए के जो स्मॉल पीसेस हैं ड्यू टू देयर साइज की वजह से जो स्मॉल पीसेस है वो फास्टर मूव करते हैं, कहाँ को, ए डायरेक्शन को फास्टर मूव करते हैं, सॉरी ये बी डायरेक्शन को फास्टर मूव करते हैं। इसलिए यहाँ पे स्मॉल बैंडेड यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको बी रीजन पे, और जो लार्ज बैंडेड हैं बैंड्स हैं वो कहाँ पे होंगे, वो ए रीजन पे ही होंगे। लार्ज बैंड जो डीएनए के होते हैं, जो हमने जिस डीएनए को हमने क्या कर रखा है, फ्रेगमेंटेड कर रखा उनके पीसेस। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये सेकंड वाला एक इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग इन द विजिबल लाइट। ठीक है, लेकिन देखो बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टेनिंग तो ठीक है, हम लोग एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, उसके बाद विजिबल लाइट एक नॉर्मल लाइट से हम उसको सीन नहीं कर सकते, हमें उसके लिए क्या चाहिए, यूवी रेडिएशन चाहिए। ठीक है, यूवी रेस चाहिए, और यूवी रेडिएशन से ही हम लोग उन डीएनए बैंड्स को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये विजिबल लाइट लिखा है, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था इन्होंने, यूवी रेडिएशन लिखना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहीं पे देख लीजिए ऑप्शन में आपको क्या देखा है, दो ही स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे जो ऑप्शन के हिसाब से, तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। द सेपरेटेड डीएनए बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम द एगारोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। दिस स्टेप इज नोन एज द इल्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। इस यहाँ से जब पीसेस अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, सारे पीसेस अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पे स्मॉल पीसेस बी एंड्स की तरफ को और लार्ज पीसेस ए एंड्स की तरफ को आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से जब हम इन डीएनए पीसेस को ना निकालते हैं बाहर, कैसे, नाइलॉन शीट के, इसके ऊपर हम एक नाइलॉन शीट लगा देंगे। नाइलॉन शीट को हम हल्का सा प्रेस करके रखेंगे, जिसकी वजह से जो डीएनए के पीसेस हैं ये नाइलॉन शीट पर आ जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे उस शीट पर हमें ये पीसेस देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड और थर्ड किसमें है, ये बी में है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है बी। क्लियर, तो ये था अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR इज इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज। सो ये एनसीईआरटी से ही है, डिट्टो पूरा एनसीईआरटी का ही लाइन दे रखिए। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR, ठीक है, सोलर रेडिएशन जो होता है उसका, उसमें से जो PAR होता है, जो ऐसा रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो सकता है, वो कितना होता है। तो 1 to 5%, 2 to 10%, लेस देन 50%, अप्रॉक्स 100%। देखो 100% तो होता नहीं है। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी में दिया उसका राइट आंसर क्या होगा, लेस देन 50%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा उसका राइट आंसर होगा, लेस देन 50% PAR होता है। और ये इसमें से लगभग 2 to 10% ही क्या करता है, एनर्जी जो होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस इतनी यूटिलाइज होती है। लेस देन 50% PAR है, और उसमें से भी 2 to 10% प्लांट क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और 2 to 10% का भी 1% एनर्जी प्लांट फॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट जो एनर्जी बनाते हैं, जो जितना भी प्रोडक्ट बनाते हैं, वो 1% है। इसका यूज़ कितना PAR होता है, लेस देन 50%। इसका प्लांट कितना यूटिलाइज करते हैं, 2 to 10%। और प्लांट कितनी एनर्जी बनाते हैं, 1% इसका टोटली। क्लियर, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। ठीक हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस होस्ट में यहाँ पे देखने को मिलता है, ये भी एनसीईआरटी में डायग्राम है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले में, मलेरिया की लाइफ साइकिल में प्लाज्मोडियम साइकिल जहाँ पे देखिए, तो मलेरिया की डिजीज हम बात करेंगे यहाँ पे। तो एक ह्यूमन और एक मस्कीटो, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो, ये 2 होस्ट होते हैं प्लाज्मोडियम के लिए। ह्यूमन बींग में जो सेक्सुअल जो वहाँ पे रिप्रोडक्शन दे रखा है एनसीईआरटी में, वो कौन सा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि वहाँ पे जो रिप्रोड्यूस जो प्रोसेस करता है, कौन सा करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। 2 टाइप के गैमेट वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। उन 2 टाइप का गैमेट का जो फ्यूजन होता है कहाँ पे होता है, फीमेल एनाफिलीज में होता है।
फीमेल मस्कीटो में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में है, देख लेना आप लोग, एनसीईआरटी में पूरा डायग्राम दे रखा है। एक तरफ जो फीमेल एनाफिलीज का दे रखा है और एक तरफ क्या दे रखा है, ह्यूमन बींग का दे रखा है। तो ह्यूमन बींग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे है, फीमेल एनाफिलीज की बॉडी के अंदर होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। A population has more young individual compared to the older individuals. What would be the status of the population after some years? ठीक है, ये कह रहा है कि पिरामिड बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ऐसा कुछ पिरामिड है, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला है, ठीक है। ऐसे उसमें जो पिरामिड बने हुए हैं, पिलर लाइक बने हुए हैं, उसमें ये कह रहा है कि जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनकी पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू द ओल्डर वंस। तो ये ओल्डर वंस है, इनकी पॉपुलेशन कम है, ये यंगर है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है इनसे, ठीक। व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, कुछ सालों बाद क्या होगा, ये ऊपर जाएंगे तो पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ये बढ़ते हुए आ रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी, तो ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, इट विल बी इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर था वो था बी, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या था, वो था सी, क्लियर। तो ये होंगे राइट आंसर इसके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, फिर से देख लीजिए। इन द फ्रूट फ्लाइज लॉन्ग विंग इज डोमिनेंट टू द वेस्टिजियल विंग व्हेन हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग्ड वर क्रॉस्ड विद द वेस्टिजियल विंग्ड फ्लाइज 192 ऑफस्प्रिंग वर प्रोड्यूस इफ एन एग्जैक्ट मेंडेलियन रेशियो हैड बीन ऑब्टेन्ड देन द नंबर ऑफ द ईच फिनोटाइप वुड हैव बीन। एक इंडिविजुअल, अगर क्या बोलते हैं, हर इंडिविजुअल का क्या होगा, रेशियो क्या होगा, मेंडेलियन रेशियो के हिसाब से कितना होगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या पॉसिबिलिटी आपको दे रखी है कि जो लॉन्ग विंग्ड है वो डोमिनेंट है, किस पे डोमिनेंट है, वेस्टिजियल पे डोमिनेंट है। तो लॉन्ग विंग को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं अभी फिलहाल किस लेटर से, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। ऑब्वियसली बात है, वेस्टिजियल कौन सा हो जाएगा, स्मॉल एल हो जाएगा। अब ये कैपिटल जो है एल है, ये क्या होगा, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है लॉन्ग विंग्ड वाला। अभी कह रहे हैं व्हेन द हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग्ड फ्लाई, हेट्रोजाइगस लॉन्ग मेंडल के हिसाब से चलना है, कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है। एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ देखो, इससे ईजी हो जाएगा थोड़ा समझ में आपको। ये जेनेटिक्स का है, साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं इसको, यहाँ पे कलर ब्लू ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। देखिए कैपिटल एल, एक सेकेंड लिख लिया, कैपिटल एल स्मॉल एल क्रॉस विद स्मॉल एल, ठीक है। ये कह रहा है कि हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग्ड फ्लाइज वर क्रॉस्ड विद वेस्टिजियल विंग्ड। अब बोले वेस्टिजियल विंग्ड में मैंने स्मॉल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव कंडीशन में, और रिसेसिव कंडीशन में को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जब दोनों एलील कैसे होते हैं, रिसेसिव कंडीशन में होंगे, ठीक है। तो इनका क्रॉस होगा। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल किसका, टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल है बेटा। देखो ये हेट्रोजाइगस है, ये रिसेसिव पेरेंट्स हो गया, ठीक है। टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए इसके जब हम क्रॉस करेंगे तो होगा क्या, तो गैमेट फॉर्मेशन फर्स्ट, कैपिटल एल स्मॉल एल, यहाँ पे स्मॉल एल अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल स्मॉल एल, स्मॉल एल और फाइनली स्मॉल एल, ठीक है। तो 1:1 आएगा, 1 हेट्रोजाइगस, एक सेकेंड कहाँ गया, कैपिटल एल स्मॉल एल रेशियो स्मॉल एल, तो 1:1 आएगा, ठीक है। अब हमें टोटल पॉपुलेशन क्या देखिए, 192 ऑफस्प्रिंग वर प्रोड्यूस इफ एन एग्जैक्ट मेंडेलियन रेशियो हैड बीन ऑब्टेन्ड देन द नंबर ऑफ द ईच फिनोटाइप वुड हैव बीन। तो जो ये फिनोटाइप है लॉन्ग विंग्ड और वेस्टिजियल विंग्ड वाले, ये कितने होंगे, ठीक है, 192 में से। तो 1:1 है, तो इसको सिंपल से कैसे करेंगे, देखो इंडिविजुअल कितने बने हैं, 2, मतलब 2 तरह के इंडिविजुअल बन रहे हैं ना, 1:1, तो 2 टोटली 2 इंडिविजुअल हो गए। तो इसको हम करेंगे बेटा, देखो 1:1 आ रहा है, 1/2 इंटू 192, ठीक है, लॉन्ग विंग के लिए हो जाएगा ये, ओके। और जो वेस्टिजियल है उसके लिए भी हो जाएगा 1/2 इंटू 192, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, इसको 2 और इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 9, 2 9 18 और 2 2, ठीक है। ये सॉरी रॉन्ग हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, इसको हमें डिवाइड करना है 192 को, 18, हाँ 96 आएगा ना, ठीक है। तो 96 इधर आ गया और 96 इधर आ गया, ठीक है। ऐसे करेंगे बेटा, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो इस फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे। ऐसा आप जो और क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको रेशियो के हिसाब से पर इंडिविजुअल के नंबर बताने होंगे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके यूज़ करोगे, टोटल इंडिविजुअल कितने बन रहे हैं और किस हिसाब से आप उसको नंबर को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो 96 और 96 दोनों में होंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, 96, हाँ ये है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है, बी 96। क्लियर, जेनेटिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं,
एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमर फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, ठीक है, अगर एम्ब्रियो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से फॉर्म हो रखा है और 16 ब्लास्टोमर से ज़्यादा ऊपर चला गया है, ब्लास्टोमर उतने फॉर्म हो चुके हैं, तो हम उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, बोला फीमेल जो मदर है उसको हम फीमेल की बॉडी में कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, या फिमरी में, या फिर सर्विक्स रीजन पे, ठीक है। तो अगर 16 से ऊपर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं बेटा यूट्रस में डायरेक्टली, ठीक है। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। तो इसको हम लोग एक टेक्निक को बोलते हैं ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में 2 टेक्निक होती हैं, इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें 2 आते हैं, ध्यान रखना, एक होता है जिफ्ट और एक होता है IUT, ठीक है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और एक होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के पार्ट हैं, IVF एक सेकंड नीचे, IVF, ठीक है, इसके पार्ट हैं दोनों के दोनों, IUT और जिफ्ट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, a foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonucleases can be joined to form the recombinant plasmid using, देखो मॉलिक्यूलर ग्लू किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं लाइगेज को, डीएनए लाइगेज को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। जो बाकी जो है वो क्या है, ये डीएनए पॉलीमरेज जो है ये रेप्लिकेशन में यूज़ होगा, टेक पॉलीमरेज जो है वो एम्पलीफिकेशन में यूज़ होता है क्योंकि इससे मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। इको आर फर्स्ट जो है ये रिकॉग्निशन साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया लाइगेज, लाइगेज को हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलेशन, इनमें से एक पॉपुलेशन है, अ स्पाइडर एंड सम ट्रैप्ड फ्लाइज इन इट्स वेब, एक स्पाइडर है और कुछ ट्रैप्ड फ्लाइज जो है वो उसके वेब में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे, वो कुछ ही हैं, तो ये भी नहीं होगा। अर्थवॉर्म दैट लिव इन अ ग्रासलैंड अलोंग विद अदर अर्थोपॉड, तो अर्थवॉर्म जो है वो क्या है, सर्वाइव कर रहा है कहाँ पे, लिव है ग्रासलैंड में विद अदर अर्थोपॉड, तो ये भी नहीं, अर्थवॉर्म की बात हो रही है सिर्फ। ऑल द प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, सारे प्लांट फॉरेस्ट में, तो सारे प्लांट्स तो फिर कम्युनिटी फॉर्म कर देगा ना पूरा का पूरा, अलग अलग स्पीसीज उसमें होंगे। सो ऑल द ऑक ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, ठीक है, तो ऑक एक स्पीसीज का एग्जांपल हो गया यहाँ पे, ऑक ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉपुलेशन होगी इनकी, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ द एनर्जी प्रोड्यूस एट द लेवल ऑफ द प्रोड्यूसर 1000 जूल, द एनर्जी अवेलेबल फॉर द सेकेंडरी कंज्यूमर इज, ये भी 10% लॉ के हिसाब से आप लोग करोगे इससे, 10% लॉ एक पिरामिड बना लीजिए जल्दी से, इसमें समझाने के लिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे नीचे प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोरस होते हैं जो, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। ये क्या होते हैं, फर्स्ट कार्निवोरस होते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे 1000 जूल ऑफ एनर्जी है तो यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी, तो 10% ले लो इसका, 1000 का 10% कितना हुआ 100, यहाँ पे 100 आ गया, इसका 100 का 10% कितना हुआ 10, तो 10 जूल ऑफ एनर्जी रहेगी सेकेंडरी कंज्यूमर में, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, 10 जूल, सी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, अब 13 से लेकर 16 जो होंगे वो कैसे होंगे, एसर्शन रीजन क्वेश्चन होंगे, ओके। देखिए एक सेकंड, कहाँ ये गिवन बिलो is the representation of the DNA fingerprinting depicting the amplified repeats separated by using gel electrophoresis. Study the given picture and comment upon the appropriateness of the assertion and reason, ठीक है। ये एक डायग्राम दे रखा है आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग का, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये डीएनए फ्रॉम द इंडिविजुअल टेकन फ्रॉम क्राइम सीन से जो हमें सैंपल मिला उसका हमने डीएनए फिंगरप्रिंट करके रखा हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट करके निकाल के रखा हुआ है, और उसके डिफरेंट क्रोमोसोम के बैंड्स दे रखे हैं। डीएनए फ्रॉम द इंडिविजुअल ए, ये डीएनए इंडिविजुअल ए का है, ये बी का है, सस्पेक्ट जिनका है, ठीक है। अब ये इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, वो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, असर्शन और रीजन में स्टेटमेंट इसके, इट शो दैट द इंडिविजुअल बी कमिट्स द क्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल बी है ये इसी का ही सैंपल है, ये सी वाला, इसी ने ही क्राइम यहाँ पे किया हुआ है, ये स्टेटमेंट ये बोला बिल्कुल सही है, ये मैच कर रहा है, यहाँ पे पूरे बैंड जो है वो सी से मैच कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल असर्शन का। आगे देखिए, द ब्लेंडिंग पैटर्न ऑफ डीएनए फ्रॉम द क्राइम सीन सी मैच विद द इंडिविजुअल रेदर देन ए, ठीक है। ये ए के अलावा जो बी वाला है क्राइम सीन पे जो मिला है उससे प्रॉपर मैच कर रहा है, इसलिए इंडिविजुअल जो बी जो है वो क्राइम उसने कर रखा है वही क्रिमिनल है, तो ये रीजन भी यहाँ पे एक्सप्लेन प्रॉपर तरीके से कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ओनली द प्री पॉलिनेशन ग्रोथ ऑफ मेल गैमेटोफाइट अकर इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम वेयर द रिमेनिंग ग्रोथ अकर ओवर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। ये कह रहा है कि जो प्री पॉलिनेशन ग्रोथ होती है मेल गैमेटोफाइट की, पॉलन ग्रेन्स की जो प्री ग्रोथ होती है, पहले वाली ग्रोथ जो होती है वो इनसाइड होती है कहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, मतलब एंथर के अंदर, ओके। वेयर द रिमेनिंग ग्रोथ अकर ओवर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो बाद की जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है उसकी वो कहाँ पे होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहुँच जाता है, मतलब जब स्टिग्मा पे पहुँच जाएगा, पॉलिनेशन जब हो जाता है पूरी तरीके से, तो बाकी चेंजेस कहाँ पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, ये जो स्टिग्मा है यहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, तो बाकी चेंजेस यहाँ पे आते हैं, ओके। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ वाला, ठीक है, असर्शन का स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है
होल ऑफ द ग्रोथ यहाँ पे, ठीक है, रीजन इसका होल ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट अकर इनसाइड द मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। बाकी जो ग्रोथ होती है, पूरी जो ग्रोथ होती है किसकी, फीमेल गैमेटोफाइट की, वो कहाँ पे होती है, इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। फीमेल की सारी ग्रोथ कहाँ पे होती है, फीमेल गैमेटोफाइट की मेगास्पोरेंजियम में। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, एक ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। तो सारी की सारी ग्रोथ वहाँ पे उसके अंदर होती है। और बाकी कहाँ पे होती है, जो मेल की होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है इनिशियली जो होते हैं प्री पॉलिनेशन से जो पहले होती है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है, और बाद में जो होती है फीमेल के अंदर होती है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, स्टिग्मा पे होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि फीमेल का जो गैमेटोफाइट है वो कहाँ पे उसकी ग्रोथ कहाँ पे होती है, कंप्लीट ग्रोथ वो मेगास्पोरेंजियम में होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अब, ठीक है। 15 क्या कह रहा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर, देर आर 32 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, ठीक है। 32 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ पे, पूरे विश्व में। तो ये स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग हो गया, 32 नहीं है, कितने हैं, 36 हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सीधे सीधे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। रीजन क्या कह रहा है, रीजन भी देख लीजिए, चलिए जल्दी से। हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस इज अ क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो हाई लेवल की जो रिचनेस होती है स्पीसीज की, उसी प्लेस में को ही हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सीधे सीधे डी हो जाएगा ऑप्शन। ओके, और किसकी वजह से होगा डी यहाँ पे, क्योंकि 32 नहीं होते, कितने होते हैं, 36 होते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16। द रीजन आउटसाइड द सेमिफेरस ट्यूब्यूल आर कॉल्ड द इंटरस्टाइटल स्पेस विच कंटेन द लीडिंग सेल्स। बिल्कुल सही है, जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल की जो बाहर की तरफ लोकेशन होती है, ठीक है, बाहर की तरफ लोकेशन होती है, उस स्पेस को हम लोग इंटरस्टाइटल स्पेस बोलते हैं। और वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लीडिंग सेल्स बोलते हैं। लीडिंग सेल्स को हम लोग इंटरस्टाइटल सेल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इंटरस्टाइटल सेल्स किसको बोलते हैं, लीडिंग सेल्स को ही बोलते हैं, जो इंटरस्टाइटल स्पेस पे रहते हैं, ठीक है। और ये किस लिए होते हैं भाई, ये लीडिंग सेल्स सिंथेसाइजेस एंड सिक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड द एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन्स को सिक्रेट करने का काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज करते हैं, किसको सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रेट करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन को, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। इसी वजह से वो स्पेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ओके, तो ये थे बेटा MCQ और 4 असर्शन रीजन क्वेश्चंस क्लास 12 के लिए, जिसमें हमने पूरा अभी आपके साथ में डिस्कस कर लिया है, इनके एक्सपेक्टेड आंसर क्या होते हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, और ऐसे ही और मैं वीडियो आपके साथ में लेके आऊँगा। अपनी प्रिपरेशन को बायो का करते रहिए और अच्छे से करिए, और NCERT को रीड करते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। 27 को जो है बायो का एग्जाम है CBSE बोर्ड का। तो ये जो वीडियोस आप अगर रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। आपके जो MCQ हैं और असर्शन रीजन है, ठीक है, यहीं से मार्क्स करते हैं, और इसी के बेसिस पे मैं भी आपके सामने ये वीडियोस रख रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें सैम्पल पेपर 4 डिस्कस करूंगा आपके साथ में, उसमें भी सेक्शन 1 को कवर अप करेंगे। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो भी डाउट होगा आपको कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।